Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia platform, and today we are going to cover NABARD Grade A Assistant Manager Exam eligibility criteria. Right? So the most important for any aspirant in order to apply for any particular government exam, you have to make sure that whether you are eligible for that particular exam or not. राइट सो नबार्ड काफ़ी ज़्यादा मच अवेटेड एग्ज़ाम होता है. इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से देख लेते हैं ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं नबार्ड के बारे में तो आपको बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आई विल बी एलिजिबल फॉर दीज पोजीशंस, सो आई शुड अप्लाई फॉर इट. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम. और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नबार्ड ग्रेड ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एज लिमिट के बारे में. सो एज लिमिट के बारे में हम लोग इसके ऊपर देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाते हैं कि आप एलिजिबल हैं, अभी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नबार्ड एग्जाम. राइट, सो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी उस टाइम पे आप एकदम प्रिपेयर रहोगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाएगा. राइट, सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन यूटिलाइज द बेनिफिट्स जो अभिपीडिया आपको देता है. जैसे अभिपीडिया एक बहुत कमाल की चीज़ देता है, दैट इज 7 डेज का ट्रायल. आप 7 दिन तक हमारे नबार्ड फेज़ 1 फेज़ 2 का कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, या नबार्ड फेज़ 1 का कोर्स ले सकते हैं, नबार्ड फेज़ 2 का कोर्स ले सकते हैं फॉर 7 डेज. राइट, 7 दिन तक आराम से वो नबार्ड का कोर्स देखिए, अपनी हमारी क्लासेस जो स्केड्यूल्ड क्लासेस हैं अपकमिंग, वो क्लासेस देखिए और उनका जो है रिसोर्सेज देखिए कि किस तरीके के रिसोर्सेज आपको मिलता है, किस तरीके का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलता है पोर्टल में नबार्ड कोर्स को लेके. सो जब आप पूरे संतुष्ट हो जाएंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड कंप्लीटली, देन ओनली यू कैन फर्दर एनरोल फॉर दी नबार्ड कोर्स ऑन अभिपीडिया प्लेटफॉर्म. राइट, सो उस कोर्स को या उस 7 दिन के ट्रायल को दोबारा लेने के लिए व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, आप लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक को क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो हमारा 7 डेज का ट्रायल वाला इंटरफेस है. राइट, चलिए, सो एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो मिनिमम एज जो होती है दैट इज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है इस एग्जाम की वो 30 ईयर्स है. राइट, बट यहाँ पे ये जो चीज़ है दैट इज ओनली फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए है और EWS कैटेगरी के लोगों के लिए से. अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन की तो येस देयर आर एज रिलैक्सेशन. अगर OBC की बात करें तो यू विल बी गेटिंग 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन. अगर SC/ST के स्टूडेंट्स की बात करें तो यू विल बी गेटिंग 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन. एंड PWBD के एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है. राइट, सो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं. कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं बाकी एग्जाम्स के लिए, बट अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 5 मोर ईयर्स, है ना, फॉर दी नबार्ड एग्जाम. 30 साल प्लस अगर जा रहे हैं, राइट, कि आप बाकी एग्जाम्स के लिए इनएलिजिबल हैं बिकॉज ऑफ एज, तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. राइट, चलो अब हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम में मल्टीपल पोस्ट होती हैं. ठीक है, जैसे आपको जनरल पोस्ट दिख जाएगी, आपको एग्रीकल्चरल पोस्ट मिल जाएगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज, देन लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो इन सारी पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. नाउ फर्स्ट थिंग इज आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, इन द कंसर्न्ड स्ट्रीम विद 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए कंसर्न स्ट्रीम. अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए. बट यहाँ पे आपको 55% भी मार्क्स से काम चल जाएगा अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. इन एग्रीगेट की हम लोग बात कर रहे हैं. या फिर दूसरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी है दैट आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न स्ट्रीम में, जैसे आपके पास PG है एनिमल हस्बेंड्री में, PG है फिशरी में, PG है फॉरेस्ट्री में, और ठीक है, और आपके 55% मार्क्स हैं, आपके 55% मार्क्स हैं, तो आप इस
पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो भी आपकी कंसर्न डिग्री होगी उस कंसर्न डिग्री के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो 55% चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप SC PWBD से बिलोंग करते हैं, देन यू नीड 50%। तो वही 5% का डिफरेंस आ जाता है, कम मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है इस कैटेगरी में, राइट। सो इफ़ यू बिलोंग टू जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन फील्ड में आकर आपको अप्लाई करना है तो आपको कंसर्न डिग्री होनी चाहिए। आपकी बैचलर हो सकती है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है, राइट। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर द फाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए जाना है आपने, ठीक है, फाइनेंस के लिए जाना है, तो आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, राइट। तो बेस्ट पार्ट है कि आप इस PDF को हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से भी कर सकते हो आप, मेक श्योर कर सकते हो कि इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत सारी है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी, तो वहाँ से भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो PDF डाउनलोड करके। ना फाइनेंस के लिए आपके पास BBA हो सकती है, तो BBA भी आपकी किस में होनी चाहिए, ईदर इट इज़ इन बैंकिंग या फिर फाइनेंस के अंदर, या फिर आपके पास BMS हो सकती है। BMS किस में होनी चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंस के अंदर। अच्छा, इसमें जो परसेंटेज होनी चाहिए दैट शुड बी 60% मार्क्स, 60% होना चाहिए एग्रीगेट। बट यहाँ पे अगेन 5% का रिलैक्सेशन दे दिया है, वो आपको पता चल गया। या फिर ठीक है, या फिर आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मैनेजमेंट में होना चाहिए, और वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस की होनी चाहिए। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास फुल टाइम MBA हो, MBA किस में हो, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होनी चाहिए, ठीक है, विद 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, 55% आपका होना चाहिए, 5% की आपकी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वही SC ST PWBW को, इस तरीके एप्लीकेंट्स को, राइट, ठीक है। इसके अलावा जो है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सम सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन in finance or bachelor of finance and investment analysis with 60% marks, 60% marks, और या फिर इसमें बोला है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो मेंबरशिप होगी ICAI की मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर 1/7/2012 और CFA, राइट। तो ये आपको, दीज आर टेक्निकल फील्ड्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव दिस स्पेशलाइजेशन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एंड में आपको या तो CA का होना चाहिए, आपके पास स्पेशलाइजेशन CA का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। आपके पास BBA फाइनेंस बैंकिंग में, BMS फाइनेंस बैंकिंग में 60% होना चाहिए, या PG डिप्लोमा भी है तो दैट शुड बी इन मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की होनी चाहिए, या MBA है 2 साल की MBA, तो फाइनेंस आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें आप 55% भी लाएंगे चल जाएगा, रिलैक्सेशन 5% की मिल जाएगी बाकियों को, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है। तो इसके अंदर ये फाइनेंस हो गया, फाइनेंस वाली बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं एक और, इसमें पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, ग्रेड A के अंदर राजभाषा जो इनका पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या कर सकते हैं, आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन दैट शुड बी बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और इन हिंदी मीडियम, ठीक है, इन इंग्लिश और इन हिंदी मीडियम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में, किसके साथ, हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। हिंदी एंड इंग्लिश आपके कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, 60% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन टू अदर कैटेगरीज, ठीक है, और इक्वलेंट इन एग्रीगेट, मतलब इसको सारा एग्रीगेट बात कर रहे हैं, 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। या फिर यहाँ पे साथ ही साथ बोला है कि PG डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रांसलेशन, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का होना चाहिए हिंदी में, मतलब वो PG डिप्लोमा ट्रांसलेशन किस में होना चाहिए,
इन हिंदी टू इंग्लिश, आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल तक बैचलर डिग्री कोर्स के अंदर। तो ये राजभाषा के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। हम लोग एक बार इसको देख ले तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, हिंदी या इंग्लिश मीडियम के अंदर होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों या तो कंपलसरी हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए पीजी डिप्लोमा, किसमें, ट्रांसलेशन में, जो मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, और ये हिंदी टू इंग्लिश हो और इंग्लिश टू हिंदी आपके पास ट्रांसलेशन का ये पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट के पास जो है इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट होने चाहिए इन एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जो है प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के अंदर होगा यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये है ही और शी शुड बी एन ऑफिसर विद मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ कमीशन्ड सर्विसेज इन द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, होल्डिंग अ वैलिड एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है, देखिए जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन के रैंक में जाते हैं या रिस्पेक्टिव रैंक इन द एयरफोर्स एंड नेवी। तो उनका जो सर्विसेज होना चाहिए, कम से कम कमीशन्ड ऑफिसर का सर्विस जो होना चाहिए शुड बी 5 years, मिनिमम 5 years का कमीशन्ड ऑफिसर का सर्विस होना चाहिए। इफ दे हैव दिस दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, राइट। बट उनके पास में एक सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। तो हमने ये सारी कैटेगरी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पढ़ लिया है, ठीक है, देख लिया है। अब इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नेशनैलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनैलिटी क्राइटेरिया में बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन ही है जो अपेयर कर सकता है, कोई और नेशनैलिटी का बंदा जो है इसमें अपेयर नहीं कर सकता, वेरी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई भी एज सच मेंशन नहीं होता है नोटिफिकेशन के अंदर। टिल द टाइम यू आर एलिजिबल यू कैन अपेयर फॉर दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जैसे सिविल सर्विसेज में होता है 6 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एज के बेसिस पे आपको मिलते हैं अटेम्प्ट्स। अगर आपकी एज के अंदर जिनका इनका बार है, जो भी इनका बार है एज का मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आते हैं, यू कैन अपेयर फॉर द एग्जाम, राइट। सो दिस इज इट for so we have covered it, so right। सो कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली मैसेज अस या फिर हमसे हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारा 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप एलिजिबल हैं, पॉसिबिलिटी आपकी है कि आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट बाकी बैकग्राउंड से आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, ट्रस्ट मी, इस बार आप हमारे टॉपर्स की बात सुनेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो काफ़ी टाइम से लगे होते हैं तैयारी करने, एक बार ये एग्ज़ाम देते हैं अच्छे से मेहनत करके, 2, 4, 5, 6 महीने की मेहनत करके, दे क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड दे अल्टीमेटली बिकम टॉपर। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग कि नहीं यूपीएससी की है तो इसमें नहीं बात बनेगी, इसकी की है तो यूपीएससी में बात नहीं करेगी। कीप ऑन ट्राइंग, है ना, न्यू थिंग्स, दैट इज़ व्हाट it's all about, right? So the best part is prepare in advance, you'll definitely going to get success. Thank you.